दोस्तों, हमारी सीरीज चल रही है एम इस्माइल जी की बुक कॉल ऑफ द टाइगर। कहानी के पिछले पार्ट्स प्लेलिस्ट में हैं। अभी जो हमारी कहानी चल रही है द मैन ईटिंग टाइगर ऑफ पीपल झोपा, उसे आगे कंटिन्यू करते हैं। अब एम इस्माइल जी एक पेड़ के पीछे छिपके खड़े हो गए थे और एक बड़ी सी मॉनिटर लिजर्ड वहां से निकली थी। और जब वो 10-15 कदम दूर चली गई थी तो ये आगे बढ़ने लगे थे, क्योंकि ये खोज रहे थे या फिर पीछा कर रहे थे टाइगर के पग मार्क्स का। टाइगर यानी कि मैन ईटिंग टाइगर ऑफ पीपल झोपा। अब थोड़ी देर के बाद टाइगर के पग मार्क दिखाई देने बंद हो गए। अब इन्होंने टाइगर के पग मार्क से चारों तरफ गोले बना दिए थे। बाद में इन्हें टाइगर के पग मार्क्स और मिले, जो कि इसी टाइगर के थे, यानी जो मैन ईटर था उसके। लेकिन वो पग मार्क अभी वाले पग मार्क की तुलना में पुराने थे। अब इस्माइल जी 2 घंटे तक जंगल में घूमते रहे। उन इलाकों में बड़े सावधान हो जाते थे जहां पर होती थी बड़ी बड़ी चट्टानें या फिर घनी झाड़ियां। अभी तक मैन ईटर के कोई ट्रेस या सुराग तो मिल नहीं रहे थे इनको, लेकिन इनका कहना था कि जंगल है तो सुरक्षा का तो पूरा ख्याल रखना पड़ेगा। अब करीब 3 घंटे की सर्च के बाद इनके माथे में तनाव महसूस होने लगा। अब जंगल का एक बड़ा सा राउंड लेके इस्माइल जी निकले जंगल के बाहर। और जहां पर निकले वो जगह थी पीपल झोंपा से 5 मील की दूरी पर। जब ये गांव पहुंचे तो दोपहर बाद का समय हो चुका था। बहुत सारे लोग जो गांव के थे खेतों में नहीं गए थे और बड़े उतावले होके मेरे लौटने का इंतजार कर रहे थे। अब गर्मा गर्म खाना खाके मैं सीधे पहुंचा अपने पलंग पर आराम करने के लिए और 3 बजे तक सोता ही रहा। शाम के 4:30 बजे मैं वापस आ चुका था अपने तेंदू के पेड़ वाले मचान पर। मेरे साथ था खाने का पैकेट और एक थर्मस जिसमें भरी हुई थी गर्मा गर्म चाय। अब आज भी बहुत अच्छी चांदनी रात थी, लेकिन आज की रात कोई भी जानवर मुझसे मिलने नहीं आया। यहां तक कि वो मेरा पुराना दोस्त वो बड़ा लेपर्ड भी नहीं आया। अब 1-2 बार सांबर डियर ने अलार्म कॉल की थोड़ी दूरी से, लेकिन कुछ आया नहीं। और मेरा साथ देने के लिए अगर वहां पर कोई था तो वो था चंद्रमा और सितारे। अब ये आज की मेरी आखिरी रात थी जब मुझे मचान पर बैठना था। कल सुबह मुझे अपना सामान पैक करके निकल जाना था महू के लिए। अब मेरे अंदर हल्का हल्का फ्रस्ट्रेशन था। ऐसा होता है जब आप कुछ कार्य करने के लिए आए और वो काम पूरा ना हो पाए तो फ्रस्ट्रेशन तो होता है। लेकिन वो हल्का फ्रस्ट्रेशन इसलिए था क्योंकि मैं जानता था कि जितने दिनों के अंदर मैं ये काम करना चाह रहा था उतने दिन पर्याप्त नहीं होते। यानी किसी आदमखोर टाइगर को मारने के लिए 3 दिन कुछ भी नहीं है। अब मैं ज्यादा परेशान इसलिए था कि गांव के लोगों का क्या होगा। उनके ऊपर जो ये मुसीबत है आदमखोर शेर की, इससे उनको छुटकारा कैसे मिलेगा। लेकिन मैं कर क्या सकता था? यही कर सकता था कि अगली छुट्टी अप्लाई करूं। लेकिन वो अगली छुट्टी मुझे 1 महीने के पहले तो मिलने वाली थी नहीं। अगले दिन गांव के लोग मेरे लिए चाय और बाजरे की चपाती लेके आ गए। मैंने उनसे कहा कि मचान खोल लो, अब हमें वापस गांव की तरफ चलना है। उन लोगों को मालूम था कि आज की शाम मुझे महू के लिए जाना है, तो उनके चेहरे पर जो डर था वो साफ नजर आ रहा था। आज वो लोग उतने उत्साह से बातें नहीं कर रहे थे जितने उत्साह से पिछली सुबह कर रहे थे। फिर से मैंने बड़े नाले को क्रॉस किया, जंगल के अंदर गया। इस बार मैं उत्तर दिशा की तरफ चला। उत्तर में जाने के बाद मैं एक लंबा सा चक्कर लेके पूर्व दिशा की तरफ चला और मैं वो जो फॉरेस्ट रेस्ट हाउस था उसके पास से ही गुजरा। आज जब मैं जंगल के बाहर निकला तो 4 मील की दूरी पर निकला गांव पीपल झोपा से। आज मैं गांव पहुंचा दोपहर के 1 बजे और रास्ते में जो मुझे मिले कुछ जंगली सुअर और सांबर डियर।
जब मैं गांव पहुंचा तो वहां पर एक पुलिस कांस्टेबल मेरा इंतजार कर रहा था। वो खबर लेके आया था कि भीड़ गांव के पास जो भैंस की बेट बांधी गई थी उसे पिछली रात टाइगर ने मार दिया। और जिस टाइगर ने उसे मारा है उसने एक बैलगाड़ी के सामने अपने गुस्से का इजहार किया था, यानी कि दहाड़ मारी थी। और उस जगह से कोई बहुत ज्यादा दूरी पर वो बैलगाड़ी नहीं थी। अब ये एक अच्छी खबर थी क्योंकि मैं जानता था कि उस इलाके में दूसरा कोई टाइगर है नहीं। अगर है तो है बस यही आदमखोर, जो कि पीपल झोपा का आदमखोर है। वैसे भी मेरा काफी हद तक सामान पैक था। बाकी के बचे सामान को पैक करके हम निकल पड़े फॉरेस्ट रेस्ट हाउस की तरफ। अब मैंने गांव के लोगों से कहा कि अगर आज मुझे सफलता नहीं मिलती है उस आदमखोर को मारने में तो मैं बड़ी जल्दी छुट्टी लेके फिर वापस आऊंगा। और मैंने उनसे कहा कि किसी तरह की सावधानी में कोई ढील मत देना जब तक कि ये आदमखोर मारा नहीं जाता। और फॉरेस्ट रेस्ट हाउस जाके सामान अपनी कार में भरा और वो पुरानी कार लेके हम निकल पड़े जंगल की सड़क पर। वहां तक कार से गए जहां तक की सड़क गाड़ी चलाने लायक थी। अब जो बैलगाड़ी वाला रास्ता था उससे थोड़ा लंबा चक्कर काट के अगर जाया जाए तो वो भीड़ गांव फॉरेस्ट रेस्ट हाउस से करीब 20 मील की दूरी पर था। और भीड़ गांव से भी वो जगह जहां पर टाइगर ने भैंस को मारा था करीब 2 मील की दूरी पर थी। और ये जगह उस जगह से कोई ज्यादा दूरी पर नहीं थी जहां बैलगाड़ी से ये टाइगर एक आदमी को खींच के ले गया था। अब लोगों ने वहां पर पहले ही मचान बना दिया था। हालांकि मचान बहुत ज्यादा ऊंचाई पर बनाया था, लेकिन अब इतना वक्त नहीं था कि उसमें कोई चेंजेस किए जा सके। अब दोपहर के 4:30 बज चुके थे और जिस इलाके में खतरनाक जानवर ने शिकार किया हो वहां पर बहुत ज्यादा ऊंचाई पर मचान बांधना एक गलती होती है, क्योंकि जितनी ज्यादा ऊंचाई पर आप हो उतना ही आपका निशाना चूकने की संभावना होती है। मैं पसंद करता हूं 10 फीट की ऊंचाई वाले मचान। इसमें आप जानवर की निगाह से तो ऊपर होते हो, लेकिन जब आप निशाना लेते हो तो निशाना सही और सटीक जगह पे लगता है। अब जब मैंने उस शिकार की जांच की तो जानकर मुझे बड़ी निराशा लगी कि वो भैंस जो कि साइज में थोड़ी छोटी थी, उसे जिस जानवर ने मारा था वो आदमखोर बाघ नहीं था, वो था कोई तेंदुआ, यानी कि लेपर्ड। लेकिन जो गाइड आए थे उन्होंने कसम खा के बोला कि साहब ये टाइगर ने ही मारा है। और जिस आदमी को टाइगर ने अपना गुस्सा दिखाया था, यानी कि बैलगाड़ी वाले को, उसने तो टाइगर को अपनी आंखों से देखा है। उसके बाद वो अपनी जान बचा के भागा। अब उन लोगों को कन्विंस करने के लिए मेरे पास वक्त नहीं था, लेकिन मैं इस बात को लेकर श्योर था कि ये शिकार टाइगर ने नहीं मारा है, लेपर्ड ने मारा है। लेकिन फिर भी मैं मचान पर बैठने के लिए तैयार हो गया, क्योंकि उन लोगों को यकीन हो जाता कि मैं सच बोल रहा हूं। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो इस बात का दोषारोपण मेरे ऊपर किया जाता कि मेरे पास एक अच्छा मौका था आदमखोर टाइगर को मारने के लिए, लेकिन मैं वहां पर बैठा नहीं और शिकार हाथ से निकल गया। तो मैंने उन लोगों से कहा तुम लोग जाओ, मेरी कार के पास मेरा इंतजार करो। मैंने अपनी कार को जंगल से काफी दूरी पर पार्क किया हुआ था। अभी मचान पर बैठे हुए मुझे 15 मिनट भी नहीं हुए थे कि वो लेपर्ड वहां पर आ गया। और वो लेपर्ड मारा गया क्योंकि उसके ऊपर इल्जाम था कि वो टाइगर था और उसने टाइगर की बेट को मारने का दुस्साहस किया था। और कुछ बेवकूफ लोगों को मुझे यह साबित करना था कि ये लेपर्ड है, टाइगर नहीं। और ये साबित करने के लिए उसका मरना जरूरी था। मुझे इस बात का बहुत अफसोस है, लेकिन क्या करूं, ऐसा करना जरूरी था। ये एक बड़ी फीमेल थी जिसकी की आधी पूंछ पहले से ही गायब थी। शायद उसकी मां ने चबा ली होगी जब वो बच्ची थी। बाद में मेरे अफसोस का ठिकाना नहीं रहा ये जानकर कि उस लेपर्डस के पेट में 3 बच्चे पल रहे थे। उन बच्चों ने पूरा आकार ले लिया था और 1 या 2 हफ्ते बाद उनका जन्म होने वाला था। अब मैंने मचान से नीचे उतर के उन लोगों को बुलाया और उन्हें दिखाया उनका वो टाइगर जिसके लिए वो कस्में खा रहे थे। उसके बाद उस लेपर्ड को मेरी 2 सीटर कार की डिक्की में रख दिया गया।
अब शिकार एक टाइगर का है कि तेंदुए का है, ये बताना कोई मुश्किल काम नहीं होता, और उस वक्त तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होता अगर उस शिकार को थोड़ा सा खा लिया गया है। टाइगर जो शिकार को खाना शुरू करता है तो पीछे की तरफ से खाना शुरू करता है, पूंछ की तरफ से, उसके बाद पिछले पैर खाता है, तब आगे बढ़ता है। इसीलिए जब एक भैंस का पाड़ा यानी कि बेट बांधी जाती है तो उसके रस्सी से बांधा जाता है अगले पैरों से, पिछले पैरों से नहीं बांधा जाता। क्योंकि अगर रस्सी से पिछले पैरों से बांध दिया तो जैसे ही टाइगर अपने शिकार को खाना शुरू करेगा, शिकार रस्सी से दूर हट जाएगा, फिर बेट बांधने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि टाइगर उस शिकार को मचान से दूर ले जाएगा। लेकिन अगर आप लाइव हंट पे बैठे हो, यानी कि बेट बंधा हुआ है, आप मचान पर बैठ के टाइगर का इंतजार कर रहे हो, तो आपको रस्सी पिछले पैरों पे बांधनी चाहिए, क्योंकि पिछले पैरों से बांधने से भैंस को तकलीफ कम होती है। रस्सी 6-7 फीट लंबी होनी चाहिए ताकि भैंस यहां से वहां मूवमेंट कर सके। और इस केस में रस्सी बहुत ज्यादा मजबूत ना भी हो तो भी कोई बात नहीं, बस इतनी मजबूत होनी चाहिए कि उसे भैंस ना तोड़ सके। लेकिन अगर आप लाइव शिकार पर नहीं बैठे हो और भैंस को इसलिए बांधा गया है कि टाइगर उसे आके मार दे, हालांकि ये सुनने में बड़ा क्रूर लगता है, तब रस्सी भैंस के अगले पैरों में बांधी जानी चाहिए। रस्सी लंबी नहीं होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 2 फीट, और रस्सी बहुत ज्यादा मजबूत होनी चाहिए, इतनी मजबूत कि ना तो उसे वो भैंस तोड़ सके और ना ही तोड़ सके वो टाइगर। और अगर आपका इंटेंशन ये नहीं है कि भैंस के पाड़े को मारने के बाद आपको मचान पर बैठना है, जबकि आप चाहते हैं कि अगले दिन जब टाइगर ने अपने शिकार का कुछ हिस्सा खा लिया है तो उसके बाद एक बीट यानी कि हांका ऑर्गेनाइज किया जाए, तो रस्सी भैंस के अगले पैरों पर ही बांधी जानी चाहिए, लेकिन वो इतनी स्ट्रांग नहीं होनी चाहिए कि उसे टाइगर ना तोड़ सके। क्योंकि उस कंडीशन में टाइगर को जो मौका मिलना चाहिए कि वो शिकार को मारने के बाद खींच के अपनी मनपसंद जगह ले जाए, लेकिन ये जो बीट ऑर्गेनाइज होती है या फिर हांका ऑर्गेनाइज होता है, इसके बारे में मैं फिर कभी कहीं और बताऊंगा। अब हम वापस उस बात पे आते हैं कि टाइगर और तेंदुए के खाने का तरीका अलग होता है। जैसा कि मैंने पहले बताया, टाइगर शिकार को पीछे के हिस्से से खाना शुरू करता है, लेकिन मैंने देखा है कि जंगल में जो बहुत बड़ा तेंदुआ मिलता है, जिसे लोग गुल बाग भी बोलते हैं, वो भी टाइगर की तरह से ही पीछे से ही खाना शुरू करता है। तो अगर आप टाइगर का कोई शिकार पड़ा हुआ देखें और देखें कि उसे पीछे के हिस्से से खाना शुरू किया गया है, तो आप समझ सकते हैं कि या तो इसे टाइगर ने मारा है या फिर एक बड़े लेपर्ड ने। अगर शिकार घने जंगल के अंदर किया गया है तो इस बात की संभावना है कि वो बड़ा लेपर्ड हो सकता है, यानी कि गुल बाघ। तो यहां पर आपको पग मार्क देखना जरूरी हो जाता है। जो बिगिनर है, जिसे जंगल की बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, वो ये पहचानने में अक्सर गलती कर देता है कि ये पग मार्क टाइगर के हैं या फिर एक बड़े लेपर्ड के। लेकिन दूसरे तरफ अगर शिकार को पेट की तरफ से खाया गया है, यानी कि रिब्स के नीचे जो शिकार की बेली है, तो आप समझ जाइए कि उस शिकार को तेंदुए ने मारा है। अब ये जो छोटी भैंस थी, जब मैंने इसे देखा था तो यही देखा था कि इसको पेट की तरफ से खाया गया था, यानी कि रिब्स के नीचे। तो देखते ही मैं समझ गया था कि यह शिकार टाइगर का नहीं है, तेंदुए का है। और इन लोगों ने गलती ये की थी कि टाइगर जैसे बड़े जानवर के लिए इतनी छोटी भैंस बांधना कोई समझदारी की बात नहीं थी। छोटा शिकार देख के लेपर्ड का तो जी ललचाएगा ही, और एक तरह से ये उसे आमंत्रण देना था कि हमने तुम्हारे लिए छोटा शिकार बांध दिया है, तुम आओ और इसे मारो उस जगह पर जहां टाइगर तो कम है या एक ही है, लेपर्ड भरे पड़े हैं। अब अगर लेपर्ड के सामने बड़ी बेट होती, यानी कि बड़ी भैंस होती, तो वो उसे मारने की हिम्मत नहीं कर पाता। टाइगर के लिए अगर बेट बांधी जाए तो कम से कम 2 साल या इससे बड़ी भैंस होनी चाहिए। लेकिन जब वो 2 साल से बड़ी हो तो 3 साल से ज्यादा ना हो, क्योंकि उससे ज्यादा बड़ी भैंस कंधे की ऊंचाई तक 10-11 हाथ की होती है। टाइगर भी कई बार उसे अवॉइड कर देता है। छोटी भैंस बांधने का एक नुकसान ये भी है कि अगर टाइगर ने उसे मारा, एक ही सिटिंग में पूरा खा लेगा, और जब वो वापस ही नहीं आएगा तो शिकारी बैठ कर क्या करेगा।
अब हम उस कहानी का क्या करें जिसमें यह बताया गया था कि बैलगाड़ी के सामने टाइगर ने दहाड़ मारी है, अपना गुस्सा दिखाया है और उसे देखा है गांव के आदमियों ने। अब आपका जो अंदाजा है वो सही है, क्योंकि मेरा भी वही अंदाजा है। गांव के लोगों ने जानबूझकर झूठ नहीं बोला है। अब इसकी दो संभावनाएं हो सकती हैं। कई बार आदमी डर की वजह से ठीक से देख नहीं पाता और बाद में इमेजिन करने लगता है, यह भी संभावना हो सकती थी। और दूसरी यह संभावना थी कि सही में मैन ईटर उनके सामने आ गया हो, उनको डराया हो। हालांकि ये जो भैंस मारी थी, इससे उसका कोई लेना देना नहीं था। अगर तो ये मैन ईटर था तो ये लोग किस्मत वाले थे कि उसने सिर्फ डरा के छोड़ दिया, हमला नहीं किया। और हमला क्यों नहीं किया? इसलिए नहीं किया होगा कि लोग ज्यादा थे, चिल्ला रहे थे, तो उसकी हिम्मत नहीं हुई होगी। भीड़ गांव में मेरी एक अफसर से मुलाकात हुई थी, जो कि राजपूत रेजिमेंट का अफसर था। वहां पर छुट्टियों में अपने कुछ दोस्तों से मिलने आया था। वो चाहता था कि मैं उसे महू तक लिफ्ट दे दूं। अब पुलिस स्टेशन पर मैंने खरगोन के एसपी के लिए एक लेटर छोड़ दिया। अब मैंने वहां यह भी बोल दिया कि जब भी मैन ईटर का हमला हो, मुझे सूचना जरूर दी जाए, और जो दूसरे शिकारी मैन ईटर को मारने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें यथासंभव सहायता दी जाए। उन लोगों से मैंने वादा किया कि मैं जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी वापस आऊंगा, जैसे ही मुझे छुट्टी मिल जाती है। जब हम भीड़गांव से चले तो एकदम घुप अंधेरा हो चुका था। अब जो भीड़गांव वाली रोड है वो मेन सड़क से मिलती है, जो मेन सड़क है खंडवा से इंदौर जाने वाली। और जिस जगह पर ये सड़क मिलती है उस जगह का नाम है देशगांव। यहां पर एक टी बनी है और उस टी की लेफ्ट आर्म अगर आप ले लो तो ये जाती है सनावड़ की तरफ, नर्मदा नदी से 6 मील की दूरी पर। महू यहां से 42 मील की दूरी पर है, यानी कि नर्मदा नदी से 42 माइल्स। इसे बोलते हैं खंडवा रेंज। और एक टाइम पर पूरे भारत में ये सबसे बढ़िया जगह थी बड़ा शिकार करने के लिए, यानी कि बिग गेम। अब यहां से सभी बड़े जानवर खत्म हो चुके हैं, बचे हैं तो लेपर्ड, क्योंकि लेपर्ड की सर्वाइवल स्किल्स बहुत ज्यादा होती है। और बाकी बचे हैं कुछ बार्किंग डियर, कुछ सांबर डियर और कुछ नीलगाय। हम लोग थे देशगांव और सनावड़ के बीच में, रोड पे चल रहे थे। झाड़ियों का एक जंगल हमारे नजदीक ही था। अब मुझे हिलती डुलती दो आंखें दिखीं, जो कि हरे रंग की थीं, झाड़ियों के पीछे। और उन आंखों की दूरी मुझसे थी 200 गज की। वो आंखें रोड से दूर थी और मुझे मालूम था कि या तो ये टाइगर है या फिर है लेपर्ड। अब जहां पर रोड में मैं था उससे थोड़ा पीछे लेफ्ट हैंड साइड में कुछ मूवमेंट दिखाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था कि झाड़ियों के पीछे कोई है। अब मैंने थोड़ी गाड़ी बैक करी और देखा तो करीब 15 गज की दूरी पर एक बहुत बड़ा लेपर्ड बैठा हुआ है। अब मैंने जो टॉर्च थी वो उस ऑफिसर को दे दी जो मेरे साथ में बैठा था, जिसने मुझसे लिफ्ट मांगी थी। अब मैं उसे लेपर्ड दिखाने की कोशिश कर रहा था कि वहां देखो और वहां पर टॉर्च मारना, लेकिन पता नहीं क्यों वो ऑफिसर देख नहीं पा रहा था उस लेपर्ड को। अब लेपर्ड उठा और तेजी से चलने लगा। अब मुझे लगा कि बहुत बड़ा जानवर है, कहीं ये टाइगर तो नहीं है, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं ऐसे गोली मारूंगा। अब मैंने उस ऑफिसर से वो टॉर्च ले ली और गाड़ी का हुड खुला हुआ था। अब मैंने टॉर्च मारी उस जानवर के ऊपर तो देखा वो मुझसे 30 गज की दूरी तक जा चुका था। अब मैंने एंगल बनाते हुए गोली चलाई। लेपर्ड थोड़ा सा पीछे हटा, पीछे वो गिरा, ग्राउल किया, और जब तक मैं दूसरा फायर करता उसके पहले वो लेपर्ड झाड़ियों के पीछे चला गया। अब यहां पर जो घटनाक्रम हुआ उस पर थोड़े एक्सप्लेनेशन की जरूरत पड़ेगी। रात में जानवरों का शिकार कैसे किया जाता है। अब सच बात तो यह है कि उन दिनों मैं लेपर्ड की खाल को इकट्ठा कर रहा था, एक कोट बनवाना था गर्लफ्रेंड के लिए। लेकिन बाद में वो कलेक्शन मैंने बंद कर दिया और जो उसे प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हें लेपर्ड की खाल का कोट बनवा के दूंगा, वो प्रॉमिस कभी पूरा नहीं हो पाया। अब एक सुंदर लड़की को खुश करने के चक्कर में कई बार
इंसान ऐसे ऐसे काम कर देते हैं जैसे कि रात में मोटर कार लेके निकल पड़ते हैं लेपर्ड के शिकार पर। और ऐसी स्थिति में अपने लिए मैंने बड़ा ही सुंदर सत्यानाश प्लान कर लिया था, बिना किसी बात के। अब अभी मैंने लेपर्ड को गोली मारी थी और ये नहीं सोचा था कि अगर एक शिकार में वो घायल हो जाएगा तो मैं दूसरी बार उसे ढूंढने के लिए सुबह आ नहीं पाऊंगा, क्योंकि मुझे तो अपनी ड्यूटी ज्वाइन करनी है। और घायल जानवर को जो छोड़ दे वो शिकारी असली शिकारी नहीं है। अब अगर सुबह उस लेपर्ड को ढूंढना संभव होता तब तो कोई प्रॉब्लम थी नहीं। इतना तो तय था कि वो लेपर्ड गंभीर रूप से घायल है और मरेगा। सवाल ये उठता है कब मरेगा। तो अगर सुबह उसे ढूंढना था तब तो कोई प्रॉब्लम थी नहीं। प्रॉब्लम ये थी कि मुझे सुबह महू इन्फेंट्री स्कूल पहुंचना था और मुझे एक सैंड मॉडल एक्सरसाइज रन करानी थी। अब ये बेवकूफ़ी वाली जो हरकत थी ये मैंने रात को 10 बजे की थी, यानी कि लेपर्ड को जो गोली मारी थी। यानी मैं यहां पर लेपर्ड को गोली मारने वाली बात कर रहा हूं, वो जो सैंड मॉडल वाली एक्सरसाइज है उसकी बात नहीं कर रहा। अब जो शॉट मैंने मारा था लेपर्ड को वो कोई आसान शॉट था नहीं, बड़ा मुश्किल शॉट था। और जब इतना मुश्किल शॉट था और मेरे पास टाइम था नहीं तो फिर मुझे उस लेपर्ड को जाने देना चाहिए था। लेकिन अब तो देर हो चुकी थी। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अब तो जो होना था हो गया। अब एक ही काम किया जा सकता था कि भले ही इस बात में कितना भी खतरा क्यों ना हो, उस लेपर्ड को रात को ही ढूंढना था। अब बड़े जंगल की जो लाइन थी आधा मील की दूरी पर दिखाई दे रही थी, तो कैसे भी हो मुझे लेपर्ड को उस घने जंगल तक जाने नहीं देना था। अब वो लेपर्ड घायल है, गुस्से में है। हालांकि गंभीर रूप से घायल होने की वजह से उसकी शक्ति में कुछ कमी आई होगी, लेकिन जो उसके गुस्से की भावना है बहुत ज्यादा बढ़ गई होगी। रात को लेपर्ड को ढूंढो टॉर्च की रोशनी में, साथ में अपने आप को भी बचाओ अपने ही हाथ से बंदूक से। यह संभव था। एक ही तरीका था कि उस लेपर्ड को जल्दी से जल्दी ढूंढा जाए। मैं गाड़ी से उतरा, एक हाथ में टॉर्च एक हाथ में राइफल, चल पड़ा झाड़ी की तरफ। जहां वो लेपर्ड गया था वहां पर थोड़ी झाड़ियां थी, थोड़ी घास थी, ऊंचाई थी 1 फुट। सौभाग्य की बात यह थी कि वहां पर दूसरा कोई घना कवर था नहीं। अब करीब 50 गज की दूरी तक चलने के बाद मुझे वो लेपर्ड नजर आ गया। वो धीरे धीरे मुझसे दूर जा रहा था और मुझसे रहा होगा 60 या 70 गज की दूरी पर। अब यहां से गोली मारना संभव नहीं था, क्योंकि एक तो दूरी ज्यादा थी, दूसरा मुझे 1-2 सेकंड के लिए दिखता था और फिर किसी झाड़ी के पीछे आ जाता था। और जो हिस्सा मुझे दिख रहा था वो भी उसका पिछला हिस्सा था। अब मैंने तेज तेज चल के उस दूरी को 40 गज की दूरी बना दिया और उसके बाद मैंने देखा कि लेपर्ड मेरी तरफ घूम गया है और बैठ गया है घास में। अब लेपर्ड ने दोनों पंजे नीचे रखे थे, अपना सर पंजों पे रख दिया था। यानी कि वो लेपर्ड अपना बिजनेस बहुत अच्छी तरह से जानता था। वो दो दो हाथ करने के लिए तैयार था। मैं भी पूरी तरह से तैयार था। टॉर्च का फोकस उस पर रखते हुए ध्यान से मैं आगे बढ़ता रहा। अब उसकी आंखें हल्के हरे रंग की चमक रही थी, मेरी टॉर्च की रोशनी उस पर पड़ रही थी। उसके कान के टिप्स मुझे नजर आ रहे थे, बाकी की पूरी बॉडी को उसने छिपाया हुआ था। मैं चाहता था कि मेरा डिस्टेंस 10 गज और कम हो जाए, तब जब मैं गोली मारूं तो निशाना अचूक लगेगा। मुझे यह भी मालूम था कि वो लेपर्ड फौरन मेरे ऊपर चार्ज करेगा और जितनी दूरी मेरे और लेपर्ड के बीच में है वो लेपर्ड मुझे मौका नहीं देगा दूसरा शॉट मारने के लिए, क्योंकि मेरे हाथ में है बोल्ट एक्शन राइफल। और अगर मुझे दूसरी गोली मारने का मौका मिल भी गया तो भी निशाना लगाने का मौका तो नहीं मिलेगा। ऐसे मौकों पर मुझे लगता था कि मेरे पास डबल राइफल होनी चाहिए थी। अब मुझे लेपर्ड का बॉडी शेप नजर आ रहा था और मेरे अंदाजे से हमारा डिस्टेंस था 30 यार्ड्स। मैंने निशाना लिया और तभी वो बात हुई जो कि थी अचंभित करने वाली। टॉर्च बंद हो गई। मैंने उसे 2-3 बार हिलाया, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। अब मेरी आंखें टॉर्च की रोशनी की आदी थी उस वक्त। जैसे ही टॉर्च बंद हुई
एकदम अंधेरा छा गया। मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा था। मैं एक चमगादड़ की तरह अंधा होके खड़ा था, जिसके सामने 25 गज की दूरी पर एक घायल तेंदुआ था और जिसने घात लगाई हुई थी। एक दो मौकों पर ऐसा हुआ था कि मेरी जान जाते जाते बची थी, लेकिन जो आज हो गया है, ऐसा तो मुझे लगता नहीं कि कभी किसी के साथ हुआ होगा। अब अगर लेपर्ड ने मुझ पे चार्ज कर दिया तो सिर्फ तुक्का ही काम आएगा। ऐसा तुक्का जिसमें निशाना लगने की संभावना 1000 में एक बार है। अब 1 मिनट तक, वो मिनट मेरे लिए बहुत लंबा था, मैं सामने देखने की कोशिश करता हुआ स्थिर खड़ा रहा। मैं सुनने की कोशिश कर रहा था लेपर्ड की ग्राउल को, क्योंकि जब वो चार्ज करेगा तो ग्राउल करेगा। लेकिन लेपर्ड 1 मिनट तक आया नहीं। तो फिर मैं सामने की तरफ फेस किए ही धीरे धीरे अपने कदम पीछे की तरफ लेने लगा, क्योंकि अगर मैं जल्दी जल्दी चलता तो ये प्रोवोक करना था उस लेपर्ड को चार्ज करने के लिए। करीब 50-60 गज की दूरी तक जब मैं उल्टे पैरों लौटा, उसके बाद जल्दी से मैं सीधा हुआ शॉर्टेस्ट रूट खोजने लगा अपनी कार तक पहुंचने के लिए। अब मैं जो कारण सोच रहा था कि उस लेपर्ड ने मेरे ऊपर चार्ज क्यों नहीं किया, उसके दो कारण हो सकते थे। या तो वो लेपर्ड मर चुका था, या फिर वो इतना ज्यादा घायल था कि वो चार्ज कर नहीं पा रहा था। जो भी था, मेरी जान बच गई थी। शायद मैं बहुत किस्मत वाला था। जब मैं कार तक पहुंच गया तो कार की हेडलाइट में मैंने टॉर्च को एग्जामिन किया तो देखा कि टॉर्च का बल्ब फ्यूज हो गया था। वैसे जनरली मैं अपनी शिकार ट्रिप पर एक्स्ट्रा बल्ब रखता हूं, लेकिन ये छोटी लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज लाना मैं भूल गया था। अगर वो टॉर्च का बल्ब 10 सेकंड और चल गया होता तो मेरी परेशानी भी खत्म हो गई थी और उस लेपर्ड की दर्द भरी जिंदगी भी खत्म हो जाती। गाड़ी को वहां तक ले जाना संभव नहीं था, क्योंकि पहले थोड़ा गड्ढा था और उसके बाद ऊबड़ खाबड़ सतह थी। थोड़ी देर बाद एक बैलगाड़ी वहां से गुजरी और उसने हम लोगों को बताया कि यहाँ थोड़ी ही दूरी पर आगे दाहिनी साइड एक गांव है। गाड़ी वहां तक जा नहीं सकती थी, तो उस ऑफिसर को अपनी राइफल के साथ मैंने वहीं छोड़ दिया गाड़ी में और पैदल चल पड़ा, इस उम्मीद में कि शायद गांव से मुझे एक टॉर्च मिल जाए, क्योंकि हमारे गांव अब एडवांस हो चुके हैं। कई गांवों में इलेक्ट्रिक टॉर्च होती है, लेकिन वहां मुझे टॉर्च नहीं मिली। मिले तो वहां कुत्ते, जो मुझ पर बहुत भौंकते रहे, बहुत दूर तक मेरा पीछा करते रहे। मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे। शायद वो भी कोशिश कर रहे थे कि मैं और बड़ा नजर आऊं तो ये कुत्ते मेरा पीछा छोड़े। गांव से केवल मुझे यह सूचना मिली थी कि थोड़ा आगे जाने पे एक पुलिस चौकी है और उनके पास टॉर्च है। मैंने गांव वालों को धन्यवाद दिया और यह भी बताया कि उस तरफ मत जाना जहां पर वो घायल लेपर्ड है। अब मैं चल पड़ा पुलिस पोस्ट की तरफ। इसमें मुझे आधे घंटे का टाइम और लगा। गांव वाले सही थे, पुलिस चौकी में टॉर्च थी, लेकिन उस टॉर्च के सेल खत्म थे। इतने सेल थे कि हल्की सी चिंगारी से दिख रही थी। टॉर्च भी छोटी थी, तो जो सेल मेरी टॉर्च में लगते थे वो इसमें लग नहीं सकते थे। जब पुलिस चौकी में उनको ये मालूम चला कि मैं मेहमान था एसपी साहब का खरगोन में, तो मेरे लिए कुर्सी लाई गई और मुझ पर दबाव बनाया गया कि मैं उस कुर्सी पर बैठूं। अब ऐसा लग रहा था कि इसके पिछले पैर छोटे हैं, अगले पैर बड़े हैं। शायद ऐसा ना हो, या तो ऐसा हो कि जहां उसे रखा गया था वहां ढाल थी। कुल मिला के ये कुर्सी पीछे की तरफ झुकी हुई थी। अब जैसे ही मैं उस कुर्सी पर बैठा, कुर्सी गिरी, साथ में मुझे भी ले गई। अब मैं गिरा धूल में, उठने की कोशिश कर रहा हूं। 3 हाथ अलग अलग दिशा से मुझे खींच रहे हैं और मेरे कपड़ों से धूल झाड़ रहे हैं। इसी तरह की कपड़े झाड़ने वाली पिटाई मेरी एक बार पहले हुई थी, जब मैं जा रहा था गोरखा ट्रूप्स के साथ और मैंने अपना पाइप, जिसे कि मैंने बुझाया नहीं था, अपनी पॉकेट में रख लिया था। आग लग गई थी मेरे कपड़ों में। फिर लोगों ने पीट पीट के मेरे कपड़े बुझाए थे। अब जब वो मैंने गिरी हुई हरकत की थी, उसके बाद मुझे उठाने के बाद मुझे चाय प्रस्तुत की गई। उस गलती के लिए क्षमा मांगी गई और जो चौकी का इंचार्ज था उसने कहा कि मेरे पास, मेरे अंडर में जो लोग हैं उनमें से 2 लोग ऐसे हैं जो बहुत ही अच्छे शिकारी हैं। उन्होंने बहुत सारे
लेपर्ड भी मारे हैं और मारे हैं टाइगर भी। और उसने मुझे वादा किया कि वो लोग अपनी सर्विस राइफल लेके उस दिशा में जाएंगे जहां वो घायल तेंदुआ मैंने छोड़ा है और उस तेंदुए को मार कर उठा कर ला देंगे मेरे लिए। अब मेरे पास दूसरा कोई उपाय था भी नहीं कि मैं उनके सुझाव को स्वीकार करूं, क्योंकि मुझे कल सुबह महू पहुंचना ही पहुंचना था। और दूसरी बात, एक बात मैं जानता था, रात भर में वो लेपर्ड मर ही जाएगा। जब तक वो शिकारी वहां पहुंचेंगे उन्हें मिलेगा मरा हुआ लेपर्ड। तो मैंने उन लोगों को सावधानी बरतने के लिए सारे निर्देश दे दिए कि घायल लेपर्ड के साथ कैसे डील करना चाहिए, और उनमें से एक आदमी को अपने साथ लेकर आ गया, ठीक वो जगह दिखाने के लिए जहां वो घायल लेपर्ड अभी था। अब आधी रात को मैं कार में वापस पहुंचा था और जो मेरा दोस्त, वो ऑफिसर राजपूत रेजिमेंट का, जो कि मेरा इंतजार कर रहा था, क्योंकि उसने मुझसे लिफ्ट मांगी थी और शायद वो अंदर ही अंदर अपने आप को कोस रहा था कि मैंने लिफ्ट मांगी तो क्यों मांगी। जिस तरह की निगाहों से वो मुझे देख रहा था, शायद वो मुझे पसंद नहीं कर रहा था। जब मैंने गाड़ी स्टार्ट की तो देखा चांदनी बिखरी हुई है, यानी कि चंद्रमा पूरी रोशनी दे रहा था। एक बार मेरे मन में ख्याल आया कि मैं फिर चलूं और चांदनी की रोशनी में ट्राई करूं उस लेपर्ड को गोली मारने के लिए, लेकिन दूसरा ख्याल आया कि इसमें खतरा हो सकता है, और अच्छा किया कि मैं जंगल में नहीं गया, क्योंकि घायल तेंदुए को घास में और झाड़ियों के बीच में चांदनी के भरोसे ढूंढना बहुत ही बेवकूफी वाली हरकत होती। मैं ऐसे कई किस्से जानता हूं कि जबकि बहुत ही बढ़िया शिकारी खतरे में आ गए, कुछ इस तरह की कंडीशन में ही। अब मैं महू पहुंचा, अपने उस साथी को मैंने ड्रॉप किया, फिर जल्दी से नहाया और पहुंच गया इन्फेंट्री स्कूल। उसी दिन शाम को मुझे उस पुलिस चौकी से खबर आ गई कि वो लेपर्ड मरी हुई हालत में मिल गया है। लेकिन उस लेपर्ड की जो खाल थी उसे रात में ही जैकॉल ने खराब कर दिया था और दिन में गिद्धों ने खराब कर दिया था। एक बार की बात है, मैं कर्नल सोलोमोन के साथ शिकार कर रहा था, वो भी राजपूत रेजिमेंट के ही थे। हमने लेपर्ड को गोली मारी और उसे रात में रिकवर नहीं कर पाए। सुबह गए तो हमें वो तेंदुआ मरा हुआ मिला उस जगह से थोड़ी ही दूरी पर जहां पर हमने उसे गोली मारी थी। तब भी उसकी स्किन को जैकॉल ने खराब कर दिया था। उन्होंने उसे वहां से खाना शुरू किया था जहां से उसे गोली लगी थी। कुछ दिन बाद मेरे पास खबर आई कि भीड़ गांव से थोड़ी दूरी पर एक टाइगर को गोली मार दी गई है, जीप में जा रहे एक शिकारी के द्वारा। जहां तक मेरी जानकारी थी, उस इलाके में एक ही टाइगर था और वो था मैन ईटर। उसके बाद कभी भी इंसान पर हमले की कोई दूसरी घटना हुई नहीं। तो मुझे पक्का विश्वास हो गया था कि जिस टाइगर को मारा गया है यही था आदमखोर। अब यह किस्मत का ही खेल है कि एक आदमी जंगल के अंदर बहुत ज्यादा कोशिश करता है, लेकिन उसके हाथ टाइगर नहीं लगता, हाथ लगती है तो असफलता। और वही जानवर दूसरे शिकारी के द्वारा मार दिया जाता है जो कि उसे ढूंढ भी नहीं रहा था, किसी दूसरे जानवर के शिकार पर जा रहा था। नॉर्मल शिकार में भी किसी को असफलता हाथ नहीं लगनी चाहिए। अब यह खबर सुनने के बाद मैं खुश था कि गांव वाले सुरक्षित हो गए। पीपल झोपा का वो आदमखोर मर गया। अब गांव वाले अपनी दैनिक दिनचर्या पहले की तरह कर पाएंगे। अब लड़कियां जंगल के नाले के अंदर मछली पकड़ने जा पाएंगी, और वो जो रेस्ट हाउस में चौकीदार रहता था, जो कि अकेले रहता था जंगल में, अब शांति के साथ रह पाएगा। अब मैं हमेशा ये सोचा करता हूं कि टाइगर आदमखोर क्यों बन जाता है। अब उस टाइगर की जो हरकतें थी उसे देख के ये लग रहा था कि वो घायल टाइगर नहीं था। हालांकि जिसने उसे मारा, उसने अगर उसका पोस्टमार्टम किया होता तो उसे एग्जैक्ट कारण मालूम चल गए होते कि वो टाइगर घायल था कि नहीं। लेकिन मैंने उसके पग मार्क देखे थे, ना तो वो बूढ़ा था और ना ही था वो लंगड़ा। वो 4-5 शिकार कर चुका था। गांव वालों ने उनकी लाशें देखी थी और उसके चारों के चारों कैनाइन परफेक्ट स्थिति में थे।
उसने जो अपना पहला शिकार किया था वो भी कोई सडन एनकाउंटर नहीं था, यानी एक्सीडेंटल किल नहीं था कि टाइगर ने गलती से इंसान मार दिया हो और उसके बाद वो मैन ईटर बन गया हो। सारे के सारे शिकार प्लानिंग के साथ किए गए थे। मैं केवल इतना कह सकता हूं कि वो टाइगर यहां पर पैदा नहीं हुआ था, यहां पर पला बड़ा नहीं था। या तो वो आया था नर्मदा नदी के दूसरी तरफ से, या फिर दक्षिण की तरफ जो घने जंगल है वहां से आया था। अगर हमें मालूम चलता उस टाइगर के पुराने कैरियर या इतिहास के बारे में, तब शायद हम बेहतर बता सकते थे। तो दोस्तों, इस तरह से अंत हुआ द मैन ईटिंग टाइगर ऑफ पीपल झोपा का और इस कहानी का। हमारी नई कहानी में फिर मिलेंगे। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।